बहुत गंभीर संकट था अर्थव्यवस्था के ऊपर। इस समय जब लोग मदद चाहते थे, क्योंकि बजट तो हर फरवरी में आता है, लेकिन इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बात करती है आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन आज लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है। हम सब उम्मीद करते थे कि हो सकता है घोषणा हो कि जो कोरोना का टीका है, जो वैक्सीन है, वो सरकार सबके लिए फ्री में लगाएगी। उसकी कोई घोषणा नहीं करी गई है। और सेस के नाम पर आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस लगातार उनकी कीमत बढ़ रही है। कीमत कम करने का, महंगाई कम करने का कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, उसको कैसे हम बेचें और पैसा कमाएं। और भाजपा जब विपक्ष में थी तब इसी प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर बहुत हंगामा किया था। और आज पूरा यू टर्न लिया है। जैसे मैंने कहा, जो PSUs हैं, LIC है, इन्वेस्टमेंट की बात, FDI के खिलाफ बीजेपी ने हफ्तों तक पार्लियामेंट चलने नहीं दी। और आज इंश्योरेंस हो, डिफेंस हो, हर जगह आप FDI लाना चाहते हैं। तो कम से कम सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए था कि हमने अपना स्टैंड बदला है। आधार कार्ड, GST, नरेगा, इन सब पर जो भाजपा का रुख था विपक्ष में, जब सत्ता में आए हैं पूरा बदल गया है। इसलिए इस बजट से बहुत निराशा पहुंची है। और बहुत से विशेषज्ञ, मैं सुबह से देख रहा था, कहते हैं कि इस बजट से इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। अगर इकोनॉमिक रिकवरी सिर्फ शेयर बाजार के आंकड़ों से होगी या चंद पूंजीपतियों के और पैसा कमाने से होगी, तो रिकवरी इस देश के किसी काम की नहीं है। रिकवरी तब है जब इस देश में कुपोषित बच्चों की संख्या कम होगी। रिकवरी तब है जब किसान के हाथ में पैसा आएगा। रिकवरी तब है जब मध्यम वर्ग की, हमारी गृहिणी के हाथ में खर्च करने को पैसा ज़्यादा आएगा। अगर आप लोगों के खातों में पैसा डालें और लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए चाय, सब्जी, घी, तेल, कपड़े, जूते, चप्पल लेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और लोग मैन्युफैक्चरिंग और करेंगे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ बड़े बड़े सेक्टर से पैसा डाला है। और मुझे लगता है कि इस बजट में कोई दिशा नहीं रही। उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आज भाषण पढ़ दिया, स्टेटमेंट, लेकिन उसमें ठोस कार्रवाई, और ख़ासकर मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, देश में जो 3 कृषि कानून बने हैं उसके विरोध में जो माहौल बना हुआ है, आज भी लोग धरने पर बैठे हैं, उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए ना तो MSP की, ना कृषि की बजट को बढ़ाने की घोषणा की गई, और बजट को कम करने का काम किया गया है। रक्षा बजट का कोई जिक्र नहीं किया, पहली बार देखा है हमने। तो मैं सिर्फ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तविकता बताना चाहता हूँ कि इस बजट से राजस्थान, हम उम्मीद करते थे जो ईस्टर्न कैनाल है, जो 35,000 करोड़ की योजना है, उस पर कोई घोषणा होगी, क्योंकि सारे सांसद हमारे भाजपा के राजस्थान के हैं। हो सकता है सरकार पे कुछ प्रभाव डालकर हमारे प्रदेश के लिए कुछ घोषणा होती, क्योंकि यहाँ चुनाव 3 साल तक नहीं है, तो यहाँ कोई घोषणा कर ही नहीं गई। इस प्रकार से जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है वो बहुत निराशाजनक है, और इससे जो वर्तमान की समस्या हैं उसका समाधान नहीं होगा, बल्कि महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी कम करने का कोई समाधान सरकार पेश नहीं कर पाएगी। बड़ी उम्मीदें कर रहा था सर कि कोविड के बाद अब थोड़ी राहत मिलेगी, टैक्स में कोई छूट नहीं है, बाकी युवाओं के लिए रोजगार की 75 साल से जो ज़्यादा लोग उम्र में हैं उनको राहत दी है। क्या राहत है कि आप इनकम टैक्स मत भरिएगा, लेकिन उनके कोई टैक्स स्लैब में बदलाव या उनको अतिरिक्त धनराशि या कोई पेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। एक राहत दिए कि आप इनकम टैक्स मत भरिए। ये कैसी राहत है भाई? और जो मध्यम वर्ग है, इस कोरोना काल में देखो, उद्योग बंद रहे, कारखाने बंद रहे, दुकानें बंद रहीं, सब बिजनेस ठप रहे, सिर्फ कृषि क्षेत्र ठप नहीं रहा। किसान ने खेती करना नहीं छोड़ा, तभी आज हमारे भंडार भरे हुए हैं अनाज से। उस किसान ने, जिसने लॉकडाउन और महामारी के टाइम पर भी अपना काम करना नहीं छोड़ा, खून पसीना बहाकर अनाज पैदा किया, उस किसान के लिए सरकार ने क्या किया है? उसके खिलाफ कानून बना दिए, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, और बजट में उसके आंकड़े को कम कर दिया जो बजट स्पेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इसलिए मध्यम वर्ग को तो सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा है, क्योंकि उनको कोई एडिशनल फ़ायदा नहीं मिला। टैक्स स्लैब उतने ही रहे। कोई अभी एक भाजपा के साथी बोल रहे थे कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। मैंने कहा बहुत बड़ा उपकार है आपका कि हम टैक्स नहीं बढ़ाया। लोगों की छटनी हो रही है, नौकरी छूट रही हैं, और जिस नरेगा को धुतकारते थे, उस नरेगा के कारण बहुत से लोगों के पेट पले हैं इस देश और प्रदेश के अंदर। तो ये सारी बातें जनता देख रही है, कैसे स्टैंड बदला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, निजीकरण के ऊपर, डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, नरेगा के ऊपर, डीबीटी के ऊपर, आधार के ऊपर, जीएसटी के ऊपर। जो पहले स्टैंड था आज बिल्कुल विपरीत हो गया है।
तो सारा अच्छा 7 साल से वही सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसा नहीं है कि कोलिशन का कोई दबाव है या किसी और का, ये मनमानी करने वाली सरकार है। अगर मनमानी करके आप नोटबंदी कर सकते हो, जीएसटी लगा सकते हो, कानून कृषि के पास कर सकते हो, तो मनमानी कर यहाँ पर आप वैक्सीन फ्री करा सकते थे, लोगों के खातों में पैसे डाल सकते थे, लेकिन ऐसा कोई बिग टिकट आइटम इस बजट में नहीं किया गया है। डीजल पेट्रोल पे फिर सेस लगाने की बात की है, जो कम आप समझिए, अभी उन्होंने कहा कि इस सेस का उपभोक्ता पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चतुराई इस बात की है कि जो ड्यूटी होती है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार बांटते हैं, उसको बढ़ जाती है। अब उस ड्यूटी को की जगह सेस लगा रहे हैं, सेस का पूरा पैसा केंद्र सरकार के पास जा रहा है, तो उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है, जो एक्साइज कलेक्ट करते हैं हम लोग पेट्रोल डीजल पे, उसमें कम ही हो जाएगी। तो वो चतुराई से इन्होंने अपना शेयर बढ़ा लिया है। और राज्य सरकारों का, हमारी राजस्थान का मेरे ख्याल 18,000 करोड़ रुपये बकाया है, जीएसटी का बकाया है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप आमदनी बढ़ाए जा रहे हैं, आप 8, 9, 10,000 करोड़ रुपए का नए पार्लियामेंट बना रहे हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज ले रहे हैं, 3,000 करोड़ की आपने वो पटेल साहब की मूर्ति बना दी है। तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं वो आपके काम से दिखता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, BPCL है, LIC है, एयर इंडिया है, आपने टारगेट पहले बनाए डिसइन्वेस्टमेंट के, उसको मीट नहीं कर पाए, अब टारगेट आपने बदल दिए हैं, तो आप अपने टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम पैसा लगा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्या बना रहे हैं आप? एयरपोर्ट, पोर्ट्स और रोड, और कुछ साल के बाद बोलेंगे साहब ये एयरपोर्ट पे हमें कमाई नहीं हो रही, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे उसका, तो जनता के पैसे से बनेगा एयरपोर्ट, और फिर आप निजीकरण कर देंगे उसका, तो सीधा पैसा जो टैक्स पेस का पैसा है वो निजी हाथों में जा रहा है। इसलिए सरकार ने बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट को फोकस किया है, वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ निवेश हो, रोजगार हो, लेकिन निजी कंपनियां पैसा लगा के सड़कें बनाएं, एयरपोर्ट बनाएं, पोर्ट्स बनाएं, कौन मना करता है? लेकिन सरकार वो बनाए और चंद सालों के बाद उसको क्या इसमें नुकसान हो रहा है हमको, इसलिए हम बेच रहे हैं, ये नीति गलत है। FDI में भी 49% से 74% किया है। राजस्थान का जिक्र ही नहीं है सर। मैंने कहा ना आपको, क्योंकि यह चुनाव नहीं है 3 साल के लिए। जहाँ चुनाव में जिक्र हो रहा है, केरल का जिक्र है, तमिलनाडु का जिक्र है, पश्चिम बंगाल का जिक्र है, लेकिन राजस्थान में तो ईस्टर्न कैनाल की परियोजना, जिसको खुद माननीय प्रधानमंत्री आके यहाँ भाषण देके गए थे, घोषणा करी थी, उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, तो जनता तो वही है ना, राज बदला है। तो पूर्वी राजस्थान के लोग उम्मीद करते हैं कि ये 35,000 करोड़ की इसको एक राष्ट्रीय योजना घोषित करें। मैंने खुद चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन किया है कि इसको प्राथमिकता पे लें, इस योजना को। रेलवे को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई पहले। राजस्थान में तो रेल परियोजनाओं को ठप कर दिया है। हमारी टोंक रेल, हमारी बांसवाड़ा वाली रेल, जिसमें हमने पहले एग्रीमेंट किया हुआ था, कई सालों से वो लटका हुआ है, और इतने सारे सांसद होने के बावजूद भी वो ना तो रेल मंत्री जी पे ना वित्त मंत्री जी पे प्रभाव का इस्तेमाल कर पाए, और राजस्थान को बजट से लगभग शून्य मिला है। मुझे लगता नहीं कि कोई राजस्थान के संदर्भ में इस बजट में कहीं कोई ऐसी सकारात्मक घोषणा सरकार ने करी है। जिस तरह FDI का बीजेपी विरोध करती आई है, 49% से 74% मैंने कहा ना आपको, में कर दिया। मैंने कहा ना, वो हर चीज़ में, डिफेंस में भी ऐसे ही है, इंश्योरेंस में भी ऐसा ही है। तो जो पहले इनके संगठन होते थे ना, वो स्वदेशी जागरण मंच और वो सब लोग चलाते थे, आज सब वो लोग कहाँ हैं? इसलिए सरकार ने पूरा यू टर्न लिया है। लेकिन मुद्दा ये कि इस संकट की घड़ी में अगर आम नागरिक के साथ आप नहीं खड़े हैं तो दिखलाता है कि आपको चिंता नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, वोट लेने हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो आप लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता के हित के लिए आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान कुछ पत्रकारों के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई कर रही सरकार के इशारे पर, लग रहा है कि ना सिर्फ पत्रकारों के खिलाफ, कुछ NGOs हैं, कुछ नेता हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज करी है, और मेरी पार्टी ने, कांग्रेस ने, हम सब ने इसका कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इस तरह से लोगों को दहशत में लाकर अपनी बात मनवाने का काम लोकतंत्र में कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। और ख़ास करके जिन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है और इतने गंभीर चार्ज लगाए हैं, मैं समझता हूँ उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, और इस प्रकार की नीति अपनाकर हमारा 70 साल का जो सुनहरा इतिहास है लोकतंत्र में, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। पहली बार देखा जा रहा है कि दबाव बनाकर, प्रताड़पण कर कर, केस लगाकर लोगों को भयभीत करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। सर, ये जो बजट आया है आज का, इसका हमारे राज्य सरकार की जो बजट आएगा, उससे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक? कैसे पड़ेगा भाई? या तो स्टेट गवर्नमेंट के शेयर बढ़ें, या हमारी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उसके लिए कुछ पैसा आवंटन हो। हमारा तो राज्य सरकार का 18,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर,
इस कोरोना काल में भी उन्होंने हमारा पेमेंट पूरा नहीं किया, ये बोल के कि पैसे हमारे पास नहीं है। तो स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उसको तो बिल्कुल नकार दिया गया है। जैसे मैंने कहा ना, उनका ध्यान सिर्फ उन राज्यों पे है जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहीं पर रोड बन रही है, वहीं का घोषणा हो रही है, और राजस्थान का तो उन्होंने पूरी तरह इग्नोर किया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सारे ही जो लोकसभा के सांसद हमारे हैं वो रूलिंग पार्टी के हैं, फिर भी राजस्थान को पूरा इग्नोर किया गया है। कल बात करेंगे इस बारे में, जब कल डेडलाइन निकल गई है सर। निकल गई है। चलो, वो क्या बोलते हैं, वो तारीफ पे किसानों के लिए बोले थे ना। नहीं ऐसा नहीं, वहीं ले लो, वहीं आगे ले लो ना।